नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएमए देहरादून में बनने वाली 2 टनल का आज शिलान्यास किया। यह शिलान्यास आईएमए में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद रहे। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि आईएमए में 2 सुरंगों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। केंद्र सरकार कोरोना प्रभावित कामकाज को लेकर अक्टूबर माह से अनलॉक 5 के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। इसमें अगले महीने से शुरू हो रहे त्योहारों के मौसम का भी ख्याल रखा जा सकता है। व्यापारियों को उम्मीद है कि इस त्योहारी सीजन में सरकार ढील को बढ़ा सकती है ताकि उपभोक्ता मांग को भुनाया जा सके। लोन मोरेटोरियम के ब्याज को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने कहा है कि किस्त टालने की अवधि के दौरान ब्याज वसूलने पर 2 से 3 दिन में फैसला होने की संभावना है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने ब्याज लेने को चुनौती देने वाली याचिका पर हलफनामा देने को कहा था। मामले की सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होगी। कोरोना महामारी और देश की अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था अब अलग तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, महामारी के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय समस्या के समाधान के लिए तेजी से एक्शन ले रहा है। कृषि कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है। इसी बीच पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह शहीद भगत सिंह के खटकर कला गांव में कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। सीएम कैप्टन ने कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी को दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को मौजूदा स्वरूप में लागू करने से पंजाब का कृषि क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में संसद से पारित हुए कृषि कानून को किसानों के जान का फरमान बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि नए कृषि कानून से किसानों की आवाज को संसद और संसद से बाहर दबाया जा रहा है। राहुल ने कहा है कि ये सबूत है कि देश में लोकतंत्र मर चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब में जारी किसान आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि राहुल गांधी एक रैली को संबोधित कर सकते हैं। रैली की तारीख और जगह को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि पंजाब के बाद राहुल गांधी हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन में भी शामिल हो सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर दायर याचिका को मथुरा की अदालत में सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है। इसको लेकर अदालत में 30 सितंबर से सुनवाई शुरू होने के आसार हैं। दायर मुकदमे में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा गया है। इसके साथ ही मंदिर स्थल से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी अपील की गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्री कृष्ण जन्म स्थान विवाद मामले में पक्षकार बनने को लेकर 15 अक्टूबर को 13 अखाड़ों की बैठक बुलाई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि हम मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान से मस्जिद को हटाए जाने की वकालत करते हैं। इसको लेकर 15 अक्टूबर को वृंदावन में बैठक होगी। यूपी में कोरोना महामारी को लेकर सीएम योगी ने बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत इस साल दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश में रामलीला का मंचन किया जा सकेगा, लेकिन शर्त रहेगी कि वहां 100 से ज्यादा दर्शक नहीं होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। महाराष्ट्र में सियासी अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अठावले ने कहा कि बीजेपी के साथ शिवसेना का आना शिवसेना के लिए ज्यादा फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि शिवसेना को बीजेपी के साथ 50-50 की भागीदारी में सरकार बनानी चाहिए और सीएम का पद फडणवीस को दे देना चाहिए। अभिनेता सुशांत सिंह मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। ड्रग एंगल सामने आने के बाद जहां बॉलीवुड की कई हस्तियों से एनसीबी पूछताछ कर रही है, वहीं अब खबरें आ रही हैं कि सीबीआई ने जांच का रुख मोड़ लिया है। अब सीबीआई सुशांत की बहनों प्रियंका, नीतू और मीतू से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने कहा है कि प्रोफेशनल तरीके से तहकीकात की जा रही है और सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। सुशांत सिंह से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन के केस में एनसीबी को निराशा हाथ लगी है। तय वक्त पर चार्जशीट दाखिल न कर पाने के कारण एक ड्रग्स केस में आरोपी को बेल मिल गई है। दरअसल मुंबई के अंधेरी में रहने वाले शिवम पीयूष एक ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी की पकड़ में आए थे, लेकिन एनसीबी तय वक्त पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई और जज की ओर से 1 लाख रुपए के मुचलके पर बेल दे दी गई। केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर प्राइवेट अस्पतालों को 80% बेड कोरोना के मरीजों के लिए सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। इस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। केजरीवाल की चुनौती के बाद हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। भारत में पहली बार चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एक वैक्सीन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज उद्घाटन किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए वैक्सीन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर भारत में वैक्सीन विकास से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी।
अलकायदा की ड्रोन साजिश का NIA ने भांडाफोड़ किया है। अलकायदा भारत में हमले की साजिश रच रहा था और इस साजिश में ISI उसकी मदद कर रहा था। ड्रोन के जरिए आतताइयों को पाकिस्तान से हथियार मिलने वाला था, लेकिन NIA ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। भारत ने कहा कि इस्लामाबाद अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता करने का अड्डा बन चुका है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगाए जा रहे आरोप दुष्प्रचार करने के एजेंडे का हिस्सा हैं। भारत ने परिषद से कहा है कि ये चिंता का विषय होना चाहिए कि दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए पाकिस्तान इस फोरम का दुरुपयोग करता है। देश भर में संसद के दोनों सदनों से पारित और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कृषि कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच केरल से कांग्रेस सांसद TN प्रतापन ने कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने शीर्ष अदालत में कानून वापस लेने को लेकर रिट याचिका दायर की है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा की नई टीम में राष्ट्रीय सचिव बनाए गए भाजपा नेता अनुपम हाजरा ने विवादित बयान दिया है। अनुपम हाजरा ने कहा है कि अगर उन्हें कोरोना होता है तो वो ममता बनर्जी को गले लगा लेंगे। हाजरा ने इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस से सिलीगुड़ी में उन पर केस दर्ज कराया है। बिहार चुनाव से पहले पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी BMP और SDPI ने मिलकर नए गठबंधन का ऐलान कर दिया है। इस गठबंधन का नाम प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार को कैसे बचाया जाए, इसके लिए ये गठबंधन जरूरी है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में देश भर में 15 लाख बिजली कर्मचारी 5 अक्टूबर को प्रदर्शन करेंगे। ये जानकारी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक ने दी। उन्होंने बताया कि निजीकरण के विरोध में यूपी के बिजली कर्मचारियों को देश भर के बिजली कर्मचारियों का समर्थन मिल रहा है। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने PM मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में रिजवी ने PM मोदी से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को समाप्त करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने उन 9 मस्जिदों की सूची भेजी है जिसे मुगल काल के दौरान मंदिर तोड़कर बनाया गया था। रिजवी ने कहा है कि उस एक्ट को खत्म कर हिंदुओं की धार्मिक संपत्तियां उनको वापस सौंपी जाना न्याय होगा। बीजेपी नेता उमा भारती कोरोना संक्रमित होने के बाद ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराई गई हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी सकारात्मक रिपोर्ट मिली तो मैं परसों लखनऊ की CBI कोर्ट में पेश होना चाहती हूं। बता दें कि बाबरी विध्वंस मामले में CBI की विशेष अदालत 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। CBI के विशेष जज ने उमा भारती समेत कई आरोपियों को अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में आज एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। 10:42 पर आए भूकंप के केंद्र की गहराई सतह से महज 5 किलोमीटर नीचे थी। बता दें कि इससे पहले शनिवार को भी दोपहर के वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में आज UPSC सिविल सर्विस प्री परीक्षा के स्थगन को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान UPSC ने कहा है कि परीक्षा स्थगित करना असंभव है क्योंकि सभी लॉजिस्टिक व्यवस्था पहले से ही की गई है। कोर्ट ने कहा है कि इस तथ्य को हलफनामे में व्यवस्थाओं के साथ रखें। अब मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद RJD में शामिल हो गई हैं। राबड़ी देवी के आवास पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस दौरान लवली आनंद ने नीतीश कुमार पर राजपूतों को ठगने का आरोप लगाया है। लवली ने कहा कि जनता इस बार नीतीश सरकार को हिसाब सिखाएगी। CM योगी ने लखनऊ, कानपुर और मेरठ में कोरोना को लेकर विशेष रणनीति बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक कोरोना का कोई टीका नहीं आ जाता तब तक सतर्कता और बचाव ही एकमात्र उपाय है। CM योगी ने कहा है कि यूपी में संक्रमण की दर को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। इससे ये साबित होता है कि सरकार की रणनीति कारगर सही साबित हुई है। कई दिनों की गिरावट के बाद आज सेंसेक्स में 593 अंकों की तेजी आई है, जिससे सेंसेक्स 37,981 अंक पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी में भी 177 अंकों की तेजी आई है, जिससे निफ्टी 11,227 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आई तेजी से निवेशकों और कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने डिजिटल बैंकिंग मंच योनो के ग्राहकों के लिए त्योहारी पेशकश की है। इसके तहत योनो के माध्यम से कार, स्वर्ण और व्यक्तिगत ऋण मिलेगा। SBI ने कहा है कि आवेदकों को बैंक प्रोसेसिंग शुल्क पर 100% की छूट दी जाएगी। आवास खरीदने वाले ग्राहकों को भी बैंक शुल्क पर पूरी तरह से छूट दे रहा है। RBI ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक को टाल दिया है। RBI के अधिकारी ने कहा है कि नई तारीखों की घोषणा जल्द होगी। केंद्रीय बैंक ने बैठक टालने का कोई कारण नहीं बताया है। बता दें कि RBI की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा मंगलवार से शुरू होनी थी, जो 3 दिनों तक चलती। इस दौरान मुख्य रूप से ब्याज दरों पर फैसला किया जाना था। दिल्ली हाई कोर्ट में पराली जलाने को याचिका दाखिल हुई है, जिसको लेकर अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर रोक के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना के बीच वायु प्रदूषण बढ़ने से समस्याएं बढ़ जाएंगी।
G20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहे सऊदी अरब ने बयान जारी किया है। सऊदी अरब ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की जाएगी। इस बैठक में ट्रंप, पुतिन, पीएम मोदी और शी जिनपिंग हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर मुरैना फ्लाईओवर का शुभारंभ किया। इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। ये फ्लाईओवर 108 करोड़ रुपए की लागत से बना है। राजस्थान के धौलपुर और ग्वालियर को जोड़ने वाले इस फ्लाईओवर को EPC मोड पर बनाया गया है। ये 18 महीने में तैयार हुआ है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिका ने कहा है कि चीन अपनी चौकियों का इस्तेमाल ध्वंस जमाने के लिए कर रहा है। चीन उस जल क्षेत्र में कब्जा कर रहा है जिस पर उसका कानूनन हक नहीं है। अमेरिका ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा है कि यहां से अन्य देश पर हमला न करने के अपने वादे का सम्मान करे। ट्रंप और बाइडेन के बीच 29 सितंबर को राष्ट्रपति पद के लिए पहली आधिकारिक बहस होगी। फॉक्स न्यूज के मशहूर एंकर कृषि लवासी पहली बहस का संचालन करेंगे। उपराष्ट्रपति के लिए माइक पेंस और कमला हैरिस के बीच 7 अक्टूबर को बहस होगी। USA टुडे की पत्रकार सुसन पेज इसका संचालन करेंगी। बता दें कि अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव होंगे। पॉपुलर टेलीविजन रियलिटी शो KBC 12 आज से प्रसारित होगा। महीनों से उत्सुक बैठे फैंस का ये इंतजार आज खत्म हो जाएगा। अमिताभ बच्चन इस शो को होस्ट करेंगे। ये हर सोमवार से शुक्रवार प्रसारित किया जाएगा। इसे सोनी टीवी चैनल पर देख सकते हैं। असम में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस महाजुट बना रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा है कि अगले चुनावों में AIUDF वाम दलों और अन्य दल कांग्रेस के साथ आएंगे। बोरा ने कहा कि राज्य की 126 सीटों में से कांग्रेस 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर 1 अक्टूबर से विमान परिचालन फिर से शुरू होगा। हवाई अड्डा संचालक ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि टर्मिनल 2 पर प्रतिदिन 96 उड़ानें संचालित होंगी। अक्टूबर के अंत तक ये बढ़कर 180 तक हो जाएंगी। इस फैसले से घरेलू यात्रियों को राहत मिलेगी। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने संसद सत्र में अधिकतर सवालों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सूचना पाने का अधिकार है। सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी है। संसद सत्र में भारत सरकार की कथनी और करनी का पर्दाफाश हुआ है। FDA द्वारा स्वीकृत दवा टेइकोप्लानिन कोरोना के उपचार में ज्यादा असरदार पाई गई है। इस दवा का शोध IIT दिल्ली ने किया है। IIT ने कहा है कि अन्य दवाओं से 10 गुना तक अधिक ये असरदार हो सकती है। संस्थान ने 23 स्वीकृत दवाओं का अध्ययन किया जिसमें यह जानकारी सामने आई है। दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी ने GDP में गिरावट के बारे में संकीर्ण सोचों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश की बुनियाद बहुत मजबूत है। भारत 2050 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार अवसरों के मामले में देश दुनिया के अन्य समकक्ष देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए रेलवे ने प्लान बनाया है जिसके तहत मौसमी फलों और सब्जियों को किसान ट्रेनों से भेजने पर विचार चल रहा है। मंत्रालय ने बताया कि पहले प्रयोग के तौर पर नागपुर और दिल्ली के बीच ऑरेंज स्पेशल किसान ट्रेन चलेगी। दिसंबर जनवरी में पंजाब से बंगाल और उड़ीसा के लिए किन्नू स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। भूपेश बघेल ने कृषि कानूनों को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा है कि कृषि विधेयकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। बघेल ने यह आरोप भी लगाया है कि अनुबंध कृषि के जरिए किसानों की जमीन कारपोरेट घरानों को सौंपने की साजिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच फिर से तकरार दिख रहा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पुलिस शासन और लोकतंत्र साथ साथ नहीं चल सकते। ममता को राज्य में लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप काम करना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर उन्हें संविधान के दायरे में रहने की नसीहत दी है। उड़ीसा सरकार ने 1 अक्टूबर से पर्यटन स्थलों को खोलने का फैसला किया है। ये पर्यटन स्थल 6 महीने से अधिक समय से बंद हैं। नवीन पटनायक ने कहा है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार है। नवीन पटनायक ने कहा है कि यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। योगी सरकार ने गैंगस्टरों पर कार्रवाई और तेज कर दी है। इसी अभियान के तहत गैंगस्टर इमलाक की 25 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। इमलाक पुलिस दल पर हमले समेत कई अपराधों में शामिल है। वहीं मुन्ना बजरंगी की जेल में जान लेने के आरोपी सुनील राठी पर भी शिकंजा कसा है। राठी की 1 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। आरजेडी नेता उमेश सिंह ने बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि इस सरकार से जनता त्रस्त हो गई है। ये सरकार जनता का दोहन कर रही है। ऐसे में इस निरंकुश सरकार का जाना तय है। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन से अलग होने की शुभुगाहट के साथ सासाराम में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर रोहतास जिले की सभी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उससे लग रहा है कि अब महागठबंधन में रहना मुश्किल हो गया है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी धीरज गुर्जर नूर महल पहुंचे। उन्होंने कहा है कि नूर महल से कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए हमजा मियां का नाम प्रस्तावित किया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार होगी तो ना करप्शन होगा ना ही क्राइम होगा। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर और पूर्व सांसद बेगम नूर बानो मौजूद रहीं। बिजनौर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। ये अवैध फैक्ट्री ईख के खेत में चल रही थी। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 8 तमंचे और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि पंचायत चुनाव नजदीक आने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये सफलता मिली है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।